ओके, सो गाइस हमने कल के लेक्चर में ये कंसेप्ट जो पढ़े मैं वापस वहाँ पे आपको रिपीट करा रहा हूँ कि हमने यहाँ पे कल जो कंसेप्ट पढ़े वो कंसेप्ट है आपके ऑब्जेक्ट, फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसमें हमने पढ़ा ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, एनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। अभी ये फीचर्स मैंने आपको समझा है किस तरीके से इनको यूज़ किया जाता है। अभी वन बाय वन इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो कल हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट में डिटेल में पढ़ा कि क्लास कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको क्लास का डिज़ाइन तैयार करना पड़ेगा। तो ये है क्लास क्रिएट करने का सिंटैक्स, हाउ टू क्रिएट क्लास। इसमें प्राइवेट एंड पब्लिक ये क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर है। डेटा मेंबर किसको कहते हैं, मेंबर फंक्शन किसको कहते हैं, ये डिटेल में मैंने आपको बताया। नाउ प्राइवेट एंड पब्लिक ये एक्सेस स्पेसिफायर है। बेसिकली इसमें एक और एक्सेस स्पेसिफायर आता है प्रोटेक्टेड, लेकिन ये जो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर है ना, मैं अभी आपको नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर का जो यूज़ है, एक्चुअल यूज़ है, वो जब हम इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट पढ़ेंगे ना तभी उसमें आता है। तो बेसिकली मैं अभी इनको आपको नहीं बताता, बट अगर आपको पूछा गया कि C++ में कितने एक्सेस स्पेसिफायर है तो कितने एक्सेस स्पेसिफायर आप बताओगे, 3, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। तो इस तरीके से ये 3 एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है मैं अभी बाद में आपको समझाऊंगा, फिलहाल आपको कॉन्सेंट्रेट करना है प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट का मतलब होता है अगर जो मेंबर अपने प्राइवेट सेक्शन में लिखे तो वो मेंबर आपके इस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होते, वो उनका एक्सेस सिर्फ इसी क्लास में रहेगा जहाँ पे वो डिक्लेयर किए गए हैं। और अगर आपने पब्लिक एक्सेस का मीनिंग क्या है कि इसके अंदर जो डाटा मेंबर है, जो फंक्शन है, ये पब्लिकली हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं पूरे प्रोग्राम के अंदर, बराबर है। क्योंकि एक प्रोग्राम में एक क्लास नहीं रहेगा, बहुत सारे क्लास हो सकते हैं। जैसे जैसे भी आगे प्रोग्रामिंग आपका बढ़ेगा तो ये चीज़ें आपको पता चलेगी कि एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा क्लासेस हो सकते हैं। तो उस केस में अगर आपको चाहिए एक क्लास का मेंबर दूसरे क्लास में चाहिए या फिर दूसरे क्लास का मेंबर क्लास के बाहर चाहिए, तो आपको पब्लिक सेक्शन में उसको लिखना होता है। ओके, तो इन क्लास के बाहर अगर मुझे वो वैल्यू एक्सेस करना है तो आपको उसको पब्लिक डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसके कल एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताए थे, टेलीफोन का एग्जाम्पल बताया था कि आपका घर का प्राइवेट टेलीफोन होता है, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, उसको सिर्फ आप लोग यूज़ करते हो। लेकिन अगर आपने कॉइन बॉक्स लगाया हुआ है तो कॉइन बॉक्स भले आपकी प्रॉपर्टी हो, बट आप उसको एक्सेस पब्लिक रखते हो ताकि लोग आके उसको एक्सेस कर सकें। ये इसका एग्जाम्पल था। ये हो गया प्राइवेट पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। तो फिलहाल आपको इन दोनों पे ही ध्यान देना है। तीसरा जो एक्सेस स्पेसिफायर है ना, मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का पहले सिंटैक्स मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। देखिए, मैंने शुरू से मैं आपको बोलते आ रहा हूँ कि अगर आपको मैथ में फॉर्मूलों को जितना इंपॉर्टेंस होता है ना, उतना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्सेस को होता है। अगर आपका सिंटैक्सेस के ऊपर अच्छा होल्ड आ गया कि किस चीज़ के लिए क्या सिंटैक्स फॉलो होता है, तो आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स किस तरीके से, तो आपको पहले वो जिस क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है उस क्लास का नाम लिखना पड़ेगा कि भाई ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद फिर आपको ऑब्जेक्ट नेम देना पड़ेगा, लाइक दिस। अभी सपोज मान लीजिए आपने स्टूडेंट करके एक क्लास बनाया हुआ है, तो स्टूडेंट आपको लिखना है और उसके बाद S1 इज अ ऑब्जेक्ट नेम, है ना, लाइक दिस। अब सपोज मान लीजिए आपका फ्रूट नाम का आपने क्लास बनाया, फ्रूट क्लास, ओके। और तो उसका ऑब्जेक्ट आप कैसे करोगे, फ्रूट, आपको नाम लिखना पड़ेगा फ्रूट, और वहाँ पे मैंगो, तो मैंगो इज अ ऑब्जेक्ट, फ्रूट इज अ क्लास एंड मैंगो इज अ ऑब्जेक्ट, लाइक दिस। सपोज आपने बनाया फ्लावर नाम का क्लास बनाया, फ्लावर्स, एंड देन में अगर मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो फ्लावर्स रोज, तो फ्लावर्स इज अ क्लास एंड रोज इज अ ऑब्जेक्ट, लाइक दिस। तो एक बार आपने क्लास बना लिया कि आप उससे रिलेटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप एक ही ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो कल मैंने ये आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, इसका डेमोस्ट्रेशन भी मैंने आपको कल बताया कि किस तरीके से हम उस ऑब्जेक्ट को वहाँ पे क्रिएट करेंगे, लाइक दिस। ये प्रोग्राम हमने कल देखा। तो गाइस इसमें देखिए आपको सिंपल क्लास स्टूडेंट है ना, ये हमने पढ़ा। तो बेसिकली और इसका एक सिंपल प्रोग्राम मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम उस क्लास और ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। ओके, तो अभी देखिए एक सिंपल, पहले ये ऐसे ही रहने देते हैं, नया फाइल खोलते हैं। हाँ, तो उसमें सबसे पहले आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से प्रोग्राम लिखना चाहिए।
यूजिंग नेम स्पेस std क्लास टेस्ट। आप क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हो, क्लास टेस्ट, ठीक है। अब मुझे प्राइवेट में दो वेरिएबल लिखने, सो मैंने दो वेरिएबल दिए, इंटीजर a, b लाइक दिस। अब मुझे इन दोनों की वैल्यू सेट करनी है, इसके लिए मुझे एक फंक्शन लगेगा, तो मैं जनरली फंक्शन पब्लिक में लिखता हूँ। ये एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जो वेरिएबल होते हैं जिनको हम डेटा मेंबर कहते हैं, यहाँ पे मैं लगे तो कमेंट दे देता हूँ, डेटा मेंबर्स, ओके, उनको हमेशा प्राइवेट में लिखा करो, क्योंकि डेटा इंपॉर्टेंट होता है हमारा। और इस डेटा को ऑपरेट करने वाले जो फंक्शंस होते हैं ना, उनको जनरली आप पब्लिक में लिखोगे, जैसे वाइड सेट वैल्यूज़, ये दोनों की वैल्यू को सेट करेगा। अब ये जो दोनों की वैल्यू है ना, अगर आप चाहे तो यूज़र से रीड कर सकते हो, तो यूज़र से रीड करने के लिए फिर आपको यहाँ पे cout/n एंटर वैल्यू फॉर a लाइक दिस, आप उसकी वैल्यू रीड करोगे, ओके। और फिर आप यहाँ पे लिखोगे cin a, उसके बाद अगेन आपने दिया cout/n, या फिर आप दोनों की एक साथ वैल्यू कर सकते हैं, एंटर वैल्यू a एंड b, मतलब दो वैल्यू आपको एंटर करना है, cin a cin b लाइक दिस। तो ये जो फंक्शन हो गया सेट वैल्यू फंक्शन, ये आपका जो डाटा है ना a एंड b, उसकी वैल्यू को सेट करेगा। अब वैल्यू सेट करने का काम उसका है, लेकिन अगर वैल्यू प्रिंट करना है तो दूसरा फंक्शन लिखो, वाइड प्रिंट वैल्यू, वो दोनों की वैल्यू को प्रिंट करेगा। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे cout/n a इक्वल टू द वैल्यू ऑफ a लाइक दिस, एंड cout/n b इक्वल टू द वैल्यू ऑफ b। ये हो गया आपका क्लास, यहाँ पे सेमीकोलन दे देना, ठीक है, लाइक दिस। ये बन गया आपका क्लास का डिज़ाइन। बट ये जो क्लास के मेंबर है, जैसे a b है, सेट वैल्यू, प्रिंट वैल्यू, ये चारों इस क्लास के मेंबर है, इसको हम कहेंगे मेंबर फंक्शन, ठीक है। और ये भी मेंबर फंक्शन है। तो कितने डेटा मेंबर है और कितने मेंबर फंक्शन है, कौन बताएगा इस क्लास में? हाउ मेनी डेटा मेंबर्स? डेटा मेंबर से यस, और दो मेंबर फंक्शन, 2 डेटा मेंबर्स और 2 मेंबर फंक्शन है, बराबर। ओके, सो डेटा मेंबर्स को आपको प्राइवेट में लिखना है और जनरली फंक्शंस को हम पब्लिक में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये फंक्शंस मैंने पब्लिक में नहीं लिखे तो इनको तो कॉल करना पड़ेगा ना, और ये कॉल जनरली क्लास के बाहर से होते हैं। तो इनको अगर मुझे क्लास के बाहर से कॉल करना है तो इसको मुझे क्लास के बाहर एक्सेस देना पड़ेगा, इसीलिए मैंने उसको पब्लिक में लिखा। ओके, नाउ इनको कॉल करने के लिए भले आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हो, भले आप क्लास लिख रहे हो, लेकिन हर प्रोग्राम में आपका मेन फंक्शन आना ज़रूरी है, क्योंकि मेन फंक्शन आपके प्रोग्राम का बिगिनिंग पॉइंट है, और अगर वही नहीं रहेगा तो शुरुआत ही नहीं होगी, इसीलिए इंटीजर मेन। ओके, अब इंटीजर मेन में मुझे इस क्लास के मेंबर को एक्सेस करना है, तो मैंने आपको बोला कि किसी भी क्लास के मेंबर को अगर एक्सेस करना है तो पहले उस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे अगर आपको रायसोनी कॉलेज में रायसोनी का स्टूडेंट कहलवाना है तो आपको पहले स्टूडेंट का एडमिशन लेना पड़ेगा, रायसोनी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, तब आप रायसोनी कॉलेज के स्टूडेंट कहलाते हो। बट सेम यहाँ पे है, अगर आपको इस क्लास के मेंबर को एक्सेस करना है, जैसे आपको रायसोनी की प्रॉपर्टीज, अगर जैसे रायसोनी का ग्राउंड, रायसोनी का लाइब्रेरी, अगर आपको एक्सेस करना है तो पहले आपको रायसोनी का स्टूडेंट बनना पड़ेगा। सेम कंसेप्ट है, अगर आपको इस क्लास के मेंबर एक्सेस करना है, जैसे सेट वैल्यू फंक्शन को कॉल करना है, प्रिंट वैल्यू फंक्शन को कॉल करना है, ए और बी की वैल्यू को एक्सेस करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्ट क्लास। हमारे नाम क्लास का नाम क्या है? टेस्ट है, तो इसका ऑब्जेक्ट पहले आपको बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया कि किस तरीके से करते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले उस क्लास का नाम लिखो और फिर उसका ऑब्जेक्ट नेम लिखो, फिर आप टेस्ट ए ऐसा भी दे सकते हो, टेस्ट बी ऐसा भी दे सकते हो, जो चाहे आप नाम दे सकते हो ऑब्जेक्ट को। तो मैं यहाँ पे टेस्ट देता हूँ टी, टेस्ट टी, तो टी इज अ ऑब्जेक्ट एंड टेस्ट इज अ क्लास। अब मुझे अगर ये सेट वैल्यू फंक्शन कॉल करना है, सो इट इज़ अ मेंबर ऑफ टेस्ट क्लास, इसके लिए मुझे उसका ऑब्जेक्ट लगेगा, तो टी डॉट सेट वैल्यू, तभी जाके वो कॉल होगा, टी डॉट सेट वैल्यू, तभी वो फंक्शन कॉल होगा।
और जैसे ही वो फंक्शन कॉल होगा कंपाइलर आपको मैसेज देगा एंटर वैल्यू फॉर ए एंड बी, आप दोनों की वैल्यू को सेट कर दोगे। मतलब आपका जो फंक्शन का काम था सेट वैल्यू करना वो बराबर कर रहा है। नाउ वैल्यू सेट होने के बाद अगर आपको दोनों की वैल्यू प्रिंट करना है तो उसके लिए हमारे पास दूसरा फंक्शन है दैट इज प्रिंट वैल्यू, तो उसको भी हमें कॉल करना पड़ेगा। उसको कॉल करने के पहले हम एक मैसेज दे देते हैं कि आपकी वैल्यूज़ यूर वैल्यूज़ आर, दैट्स इट। ये मैसेज आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो वैल्यू प्रिंट करने का काम है प्रिंट वैल्यू फंक्शन का, तो हम उसको कॉल करेंगे टी डॉट प्रिंट वैल्यू लाइक दिस। तो अभी मेन फंक्शन सिर्फ क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम करेगा और उस ऑब्जेक्ट के जरिए आप उसमें से वो क्लास के फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अगर ये सेट वैल्यू फंक्शन प्राइवेट होता ना तो ये मेन फंक्शन से कॉल नहीं होता, क्योंकि मेन फंक्शन इस क्लास का मेंबर है नहीं, वो डिफरेंस है। क्लास के मेंबरशिप ये है जो क्लास के अंदर है, मेन फंक्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट क्लास, बट स्टिल यूजिंग मेन फंक्शन वी कैन कॉल द फंक्शंस ऑफ द क्लास बिकॉज दे आर डिक्लेयर्ड एज अ पब्लिक, क्योंकि उनको हमने पब्लिक डिक्लेयर किया है। तो पब्लिक डिक्लेयर किया है तो ये फंक्शन कहीं से भी कॉल होंगे पूरे प्रोग्राम में, इसीलिए मैंने पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाया मेन फंक्शन में और फिर उनके जो फंक्शन है सेट वैल्यू एंड प्रिंट वैल्यू उनको मैंने कॉल किया। ओके, तो कॉल करने के बाद सेट वैल्यू प्रिंट वैल्यू ये दोनों फंक्शंस कॉल होंगे और क्लास अपना काम बराबर वहाँ पे करेगा। सो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे देखा, इस कोडिंग को मैं डाल देता हूँ आपके चैट बॉक्स में। ओके, तो इस तरीके से अभी ये रिपीट कर दिया गाइज मैंने। कल का जो भी किसी को भी कुछ प्रॉब्लम होंगी तो वो कल का ये जो मैंने कोडिंग था रिपीट कर दिया। हमने कल एक उसके बाद एक स्टूडेंट नाम का भी प्रोग्राम देखा जो रियल लाइफ हमने वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। तो अभी हम आज देखेंगे हाउ टू क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। किसका माइक चालू है बंद कर दीजिए। आज हम देखेंगे कल के प्रोग्राम में और अभी जो मैंने रिपीट किया उसमें हमने एक ही ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन क्रिएट की। तो मैं जितने ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाऊंगा ना, अभी ये क्लास डिज़ाइन है, सिर्फ डिज़ाइन है, इसमें कितने डाटा मेंबर है कौन बताएगा मुझे? ये क्लास में कितने डेटा मेंबर है? हाउ मेनी डेटा मेंबर्स आर देयर? ओनली डेटा मेंबर्स तीन। कौन से रोल नंबर नेम एंड एज। सर रोल नंबर नेम एंड एज। यस, ओके। हाउ मेनी फंक्शंस? 2 फंक्शंस आर देयर, गेट 2 functions एंड डिस्प्ले। 2 फंक्शन। हाँ, ज़्यादा नॉइज मत करो, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ये आपके लिए होता है। सो एक जब जवाब देगा तो दूसरे ने शांति से बैठना है। सो देयर आर 2 फंक्शंस, गेट इन्फो एंड डिस्प्ले। गेट इन्फो का काम क्या है? जो डाटा है उसकी इंफॉर्मेशन रीड करके देना, और डिस्प्ले का काम क्या है? जो डेटा है उसकी इंफॉर्मेशन प्रिंट करके देना। हमने टास्क को डिवाइड कर दिया। यही तो हमने सीखा था पहले फंक्शंस के अंदर कि हम हमारा टास्क डिवाइड करते, एक फंक्शन को पूरा टास्क नहीं देंगे ताकि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते। हमने कॉम्प्लिकेशंस को आसान करने के लिए भाई तू काम सिर्फ कर, डाटा रीड करने का काम कर, इसको हमने डाटा रीड करने का काम दे दिया। डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा? सिर्फ डाटा को प्रिंट करेगा। बट अगर मुझे इन सबको एक्सेस करना है तो मुझे पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जो हमने स्टूडेंट मेन फंक्शन में किया। स्टूडेंट S1, स्टूडेंट का S1 करके मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, S1 की इंफॉर्मेशन रीड की और फिर उसके बाद S1 की इंफॉर्मेशन प्रिंट की। अब देखिए रियल लाइफ में आप एक बार क्लास बनाओगे लेकिन ऑब्जेक्ट तो एक ही नहीं होगा ना, क्योंकि मेरे क्लास में एक ही स्टूडेंट एडमिट होता है क्या मेरे कॉलेज में? बोलिए, अगर आप एक ही स्टूडेंट रहते FYBCA में तो चलता क्या? नो सर। नहीं ना, तो मल्टीपल स्टूडेंट रहेंगे। तो अगर आपको मल्टीपल स्टूडेंट हैंडल करना है तो यू हाउ टू क्रिएट द मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके उनकी इंफॉर्मेशन हम कैसे क्रिएट करेंगे। अब देखिए मैं आपको एक सिंपल इसका स्ट्रक्चर बताता हूँ कि अगर मैंने S1 क्रिएट किया तो किस तरीके से उसका डेटा मतलब मेमोरी क्रिएट कैसे होता है और वो अलग अलग मेमोरी कैसे बनता है, मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल just second, it is little bit hang. तो यहाँ पे मैं एक वर्ड एप्लीकेशन इसलिए शुरू कर रहा हूँ ताकि मैं आपको उस डायग्राम को समझा सकूँ। ओके, तो आपको डायग्राम के बारे में जानना है कि किस तरीके से डेटा मैनेज होता है मेमोरी के अंदर। क्योंकि अभी देखिए मैं एक स्टूडेंट था तो एक स्टूडेंट को इतना आसान
हो जाता है, लेकिन जब मैं मल्टीपल स्टूडेंट क्रिएट करूँगा तो आपको समझना चाहिए कि किस तरीके से मेमोरी एलोकेट होगा और किस तरीके से दोनों स्टूडेंट का डेटा सेपरेट होगा। ठीक है, सर यस। सर वो रिटर्न हो कहाँ पे लिखेंगे, कब यूज होगा रिटर्न हो? कौन सा रिटर्न? प्रोग्राम में लास्ट में होता है ना रिटर्न हो लिखते हैं। हाँ, तो वो रिटर्न स्टेटमेंट मैंने इसके पहले जो हमारा आखिरी टॉपिक हुआ था फंक्शन का, उसमें देखा था। अगर कोई फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करता है तभी हम रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं, अदरवाइज हम रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया ओके कंसेप्ट? सर। हाँ, यस सर यस। it's little bit take us more time because I have started so many applications. You can see. Sir? Yes, तुम्ही पाहते स्टुडंटचं सांगितलं होतं, स्टुडंट क्लास. yes. हां, तर त्याच्या आउटपुटमध्ये पाहता आधी रोल नंबर येतोय. बरोबर. रोल नंबर सर आपण किती पण अंक टाकू शकतो ना? तुझ्यावर डिपेंड आहे, तुझी या इंटिजर व्हेरिएबलची जितकी कॅपॅसिटी तितका तू रोल नंबर टाकू शकतो. बरोबर ठीक आहे सर. मग आपण कॅरेक्टर नेम इज इक्वल टू हे केलंय सर. बरोबर. 20 नेम सेट म्हणजे 20 अंक नेम सेट म्हणजे केले. 20 कॅरेक्टर देऊ शकतो तू 20 एका कॅरेक्टर वेळेस. सॉरी. हां, 20 कॅरेक्टर सेट केले सर. बरोबर. तर मी त्याच्यावर माझं पूर्ण नाव टाकलं 20 कॅरेक्टरच्या अंडरवालं. यस, तर तो ए साठी विचारतच नाही सर, पुढे जम्प करतोय तो डायरेक्ट. पुढे जम्प करतोय ना. हां, हां. तर त्याच्यासाठी ते सीइन फंक्शननी घ्यायचं. गेट्स नावाचं फंक्शन मी शिकवलं तुम्हाला, गेट्स लिटचा. ठीक आहे, ते पण क्लिअर करून देईन मी. ठीक आहे. ठीक आहे सर. तर गेट्स नावाचं फंक्शन कशासाठी शिकवलं होतं मग मी स्ट्रिंगमध्ये, की जर तुम्हाला मल्टिपल वर्ड रीड करायचे तर तुम्हाला काय शिकवलं होतं मी? गेट्स फंक्शन शिकवलं होतं ना. हो सर. म्हणजे जे आपण शिकलोय ते इम्प्लिमेंट करण्यासाठीच शिकलोय ना. तुम्ही फक्त तेवढ्या पुरता लक्षात ठेवता, त्याचा पुढे वापर रिअलमध्ये करायचा आहे ना. लहानपणी जे शिकलं तू तिथे लहानपणासाठी होतं का ते? तुला लाईफमध्ये त्या गोष्टी कामाच्या असतात म्हणून तुला ते लहानपणी शिकवल्या जातात, की तू तुझ्या लाईफमध्ये ह्या गोष्टी पुढे इम्प्लिमेंट केल्या पाहिजे, हे की नाही? तसं Yes, sir. आपण सुरुवातीला जे शिकतो त्याचा कुठे ना कुठे पुढे वापर होणार आहे. ही तुझ्या माइंडमध्ये कन्सेप्ट असली पाहिजे की अरे हे फंक्शन शिकवलं होतं सरांनी, याचा वापर मी करू शकतो, है कि नहीं? यस सर. हाँ, तो हर बार तो आपको टीचर नहीं बताएगा कि आपको कौन सा फंक्शन कहाँ पे यूज़ करना है. आपको खुद का भी लॉजिक वहाँ पे लगाना पड़ता है. इसलिए मैंने शुरू में भी आपको बोला था कि अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हो तो आपको खुद का लॉजिक लगाने की आदत डालनी पड़ेगी. क्योंकि मैं क्या है, मैं आपको सिंटैक्सेस बताऊंगा कि भाई ये फंक्शन इस चीज़ के लिए यूज़ होता है, वो फंक्शन उस चीज़ के लिए यूज़ होता है. बट जब एक्चुअल प्रोसेस आएगा तो वो आपको खुद को ही लॉजिक लगाना है कि ये फंक्शन कहाँ पे यूज़ होगा, कहाँ पे नहीं होगा, है ना. तो बेसिकली ये उसके पीछे का लॉजिक है. ओके, सो वर्ड चालू हुआ कि यस. हाँ, अभी देखिए मैंने जो आपको ऑब्जेक्ट का बोला, अभी सपोज मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूँ पहले कि अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो किस तरीके से बनेगा मेमोरी के अंदर. अभी मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, सपोज मान लीजिए उसका नाम है S1. अभी देखिए सपोज ये S1 ऑब्जेक्ट बना है यहाँ पे. इसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ा देता हूँ मैं. ओके, अब ये जो S1 ऑब्जेक्ट मैंने बनाया तो इसके अंदर क्या क्या है. जैसे मैंने शुरू में आपको बोला था कि जनरली जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फंक्शंस एंड डाटा एंड फंक्शंस. ठीक है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया. मान लीजिए इसका नाम S1 है. इसकी मेमोरी कुछ इस तरीके से दिखेंगी, है ना. नाउ ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा इसका जो शेप आउटलाइन है ना वो चेंज कर देता हूँ. अभी इसके अंदर जो है सो राइट क्लिक करता हूँ. तो अभी ये जो S1 ऑब्जेक्ट है इसके अंदर जो जो चीज़ें हमने बोली, सपोज इंटीजर रोल नंबर बराबर, उसके बाद कैरेक्टर नेम 20,
कैरेक्टर नेम 20, ठीक है। उसके बाद क्या था वो लास्ट वाला, इंटीजर एज, ठीक है। और इसमें था वाइड गेट इन्फो, बराबर। और इसमें था वाइड डिस्प्ले, ठीक है, लाइक दिस। तो अभी ये ऑब्जेक्ट एक बनाना S1, तो S1 जब बनता है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें आती है, ये S1 हो गया। बट अगर मैं आगे उसका दूसरा ऑब्जेक्ट बना लूँ, मान लीजिए सपोज मैंने बना दिया इसका S2 ऑब्जेक्ट बना दिया, S2। तो जब ये S2 बनेगा ना, तो S2 के लिए वापस सेपरेट सब मेमोरी, पूरी की पूरी मेमोरी उस तरीके से अलोकेट हो जाएगी, लाइक दिस, ऐसा। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? मतलब अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया तो उसके लिए इनकी सेपरेट मेमोरी रहती है, और अगर मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया तो उसके लिए इनकी सेपरेट मेमोरी रहती है। सेम कंसेप्ट, जैसे अभी सपोज पहले स्टूडेंट को रोल नंबर अलग दिया है तो दूसरे को तो अलग देना पड़ेगा ना। क्या आपको कभी बोला गया कि चलो ये 55 नंबर है, आप दोनों मिलके शेयर करो, चलता है क्या ऐसे? नो, क्योंकि हर स्टूडेंट है, दोनों को अलग अलग देना पड़ेगा। अगर कल जाके मैंने बोला चलो एक ही बेंच पे 10 लोग बैठ जाओ, चलेगा क्या? आप लोग शेयर करो, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों को सेपरेट मेमोरी हमें देना पड़ेगा। तो कंसेप्ट यही है, क्लास आपको एक ही बार डिज़ाइन करना है, बट उस क्लास के लिए आप मेमोरी अलग अलग बना सकते हो। जैसे कि जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतनी मेमोरी क्रिएट होंगी। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतनी मेमोरी क्रिएट होंगी। इसीलिए अभी जब भी वैसे S1 क्रिएट किया है ना, तो S1 के लिए ये मेमोरी सेपरेट बनेगी, S2 के लिए ये मेमोरी सेपरेट बनेंगी। अभी चलते हैं हमारे प्रोग्राम के ऊपर, मल्टीपल वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, S1, S2, क्योंकि बोथ आर द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास। तो दोनों के ऑब्जेक्ट आप ऐसे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हो, S3 आप S4 ऐसे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको कितने स्टूडेंट का डेटा हैंडल करना है, बराबर है। तो फिलहाल हम दो ही ऑब्जेक्ट लेते हैं, S1 एंड S2। तो अभी पहले यूज़र को हमें इंफॉर्मेशन देना है कि भाई आपको पहले स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन एंटर करना है। अभी तक के हमारे पास एक ही स्टूडेंट था, तो हमें पता था कि एक ही इंफॉर्मेशन हमें एंटर करनी है। बट अभी हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट है, तो हमें यूज़र के लिए वो क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि आपको कौन से स्टूडेंट के लिए इंफॉर्मेशन देना है। तो cout/n एंटर इंफॉर्मेशन फॉर फर्स्ट स्टूडेंट। ओके, अब ये जो बच्चे का प्रॉब्लम था, जो इसने किया कि सर ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट्स नेम, ठीक है, लाइक दिस। ओके, अभी ये एंटर इंफॉर्मेशन फॉर फर्स्ट स्टूडेंट का नाम दिया, तो पहला स्टूडेंट कौन है हमारा? S1 है ना। पहला स्टूडेंट कौन है? बोलते जाइए, S1 बराबर। तो अगर पहले स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रीड करना है, इंफॉर्मेशन रीड करने का काम कौन सा फंक्शन कर रहा है? कौन सा फंक्शन काम कर रहा है इंफॉर्मेशन रीड करने का काम? गेट इन्फो, बराबर। अभी आपको S1 की इंफॉर्मेशन रीड करनी है ना, तो इसीलिए ये जो गेट इन्फो जब कॉल होगा ना, उसके आगे S1 ऑब्जेक्ट लिखना, क्योंकि S1 डॉट गेट इन्फो मतलब आपको पहले स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रीड करनी है, ठीक है। अब ये होगी पहले स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रीड। अब मुझे वापस दूसरे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रीड करनी है, तो मैं मैसेज दूंगा एंटर इंफॉर्मेशन फॉर सेकंड स्टूडेंट। ओके, अब सेकंड स्टूडेंट का नाम क्या है? सेकंड स्टूडेंट का नाम क्या? S2 बराबर। तो वापस वही फंक्शन कॉल होगा, बट दिस टाइम द ऑब्जेक्ट इज S2, सॉरी डिस्प्ले हो गया, गेट इन्फो, वही फंक्शन कॉल होगा, बट अब कॉलिंग करने वाला ऑब्जेक्ट कौन है? S2 है ना। तो अब यहाँ पे देखिए गेट इन्फो ये फंक्शन 2 बार क्रिएट होगा, जैसे मैंने बोला आपको। सी S1 में भी गेट इन्फो है और S2 में भी गेट इन्फो है, बराबर है कि नहीं? और S1 का गेट इन्फो अगर हम कॉल करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा, और S2 का अगर मैं कॉल करूंगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। वहाँ पे भले ही फंक्शन आपको एक ही बार दिख रहा है, लेकिन उसकी 2 कॉपी क्रिएट होंगी गाइस, क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट है। क्योंकि आपको यहाँ पे क्लास के अंदर वो फंक्शन एक ही बार दिख रहा है, लिखा मैंने एक ही बार है। तो यही तो एडवांटेज था फंक्शन का, एक ही बार लिख के आप उसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो। यही तो मैंने आपको फंक्शन के एडवांटेज भी बताया था, और वही एडवांटेज हम यूज़ कर रहे हैं। तो जब मुझे S1 की इंफॉर्मेशन चाहिए थी, तो मैंने S1 का ऑब्जेक्ट यूज़ करके उस फंक्शन को कॉल किया, और जब मुझे S2 की इंफॉर्मेशन चाहिए थी, तो मैंने S2 का ऑब्जेक्ट यूज़ करके उसको कॉल किया, बराबर। अब दोनों इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई, तो अब आपको यहाँ पे दोनों की इंफॉर्मेशन प्रिंट भी करनी है।
तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, इंफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट एज फॉलोज। ठीक है, तो अभी पहले स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हमें प्रिंट करनी है। अब इंफॉर्मेशन प्रिंट करने का काम कौन सा फंक्शन कर रहा है हमारा? डिस्प्ले। डिस्प्ले। अभी कौन से स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए? S1 की। तो डिस्प्ले को कॉल करने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करोगे? S1। नाउ उसके बाद फिर हमें दूसरे की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो अगेन हम वहाँ पे मैसेज देंगे इंफॉर्मेशन ऑफ सेकंड स्टूडेंट एज फॉलोज। अब सेकंड स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी है, उसके लिए डिस्प्ले फंक्शन वही रहेगा बट ऑब्जेक्ट अब बदल जाएगा S2 डॉट डिस्प्ले। दैट्स इट। अब इस तरीके से अगर आपने और दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो आपको इंफॉर्मेशन उनके लिए भी रीड करनी पड़ेंगी और उनकी इंफॉर्मेशन प्रिंट भी करनी पड़ेंगी। बस आपको याद रखना है जिस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए सर उस फंक्शन को उसी ऑब्जेक्ट से हम कॉल करेंगे। यस सर सपोज स्टूडेंट 100 है तो सर फंक्शन भी 100 टाइम बनाना पड़ेगा। फंक्शन कॉलिंग 100 बाइट, ये कॉलिंग 100 टाइम कॉल होगा, ये कॉलिंग 100 टाइम होगा। फंक्शन तो एक ही बार बनेगा ना, मैं वही बोल रहा हूँ। डिजाइन एक ही बार बनता है क्लास का, बस आप उसके लिए फिर जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी उसकी कॉपी बनती जाएंगी, है ना। जैसे सर इसमें लूपिंग नहीं है क्या? लूपिंग आगे हम अगर 10 ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन रीड करेंगे तो डेफिनेटली भाई आपको लूप यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि सेपरेट ऐसे अलग अलग स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन आप रीड नहीं कर सकते। आपको लूपिंग में यही तो लॉजिक है ना। अब आपका सही लग गया कि अगर ज़्यादा ऑब्जेक्ट रहेंगे सर तो लूपिंग यूज़ करना पड़ेगा, डेफिनेटली यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो धीरे धीरे उस स्टेप पे हम जाने वाले हैं। तो ऐसे लॉजिक लगने के होगा, क्योंकि सर 10 इंफॉर्मेशन नहीं, 100 स्टूडेंट आएंगे तो क्या फिर हम 100 स्टूडेंट की इस बार 100 स्टूडेंट को हम कॉल करते बैठेंगे क्या? नहीं, तो वो हम लूपिंग में कॉल करेंगे। फिर लूपिंग में कॉल होगा उतनी टाइम, बट आप लिखोगे एक ही टाइम, लाइक दिस। तो अभी फिलहाल हमने 2 ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन किया, अभी इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, नाउ एंटर योर रोल नंबर। सी दिस, एंटर इंफॉर्मेशन फॉर फर्स्ट स्टूडेंट और उसके लिए रोल नंबर पूछ रहा है 20। ओके, अब देखिए एंटर योर नेम और एंटर योर एज आ गया, तो समथिंग इज रॉन्ग इन आवर प्रोग्राम आल्सो। ओके, हाँ, हमने वो गेटेड्स के लिए जो ये लगता है इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट stdio.h लगेगा। ठीक है, permission denied, cannot open hash include stdio.h। सर यस, वो गेट्स के साथ सर पूछ आईडी सकते हैं मांग ना? रहे हैं। हाँ, एक काम करते फिलहाल सी नहीं यूज़ करते समझाने के लिए। ठीक है, इसको रन करता हूँ। क्या नॉट ओपन क्लास परमिशन डिनाई क्यों कर रहा है? एक मिनट से, ये ओपन इसलिए कर रहा है सर। यस, एंटर योर रोल नंबर। देन अभी मैं यहाँ पे रोल नंबर देता हूँ, सपोज मैंने दिया 20। नाउ एंटर योर नाम, नेम मैंने नाम दिया जो भी था, फिर एज दिया मैंने सपोज 25। नाउ सेकंड, एंटर इन्फॉर्मेशन फॉर सेकंड स्टूडेंट। नाउ सेकंड का रोल नंबर देता हूँ मैं 32, सेकंड का नाम देता है सपोज राहुल और सेकंड का एज दिया सपोज 21, लाइक दिस। अभी ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपकी प्रिंट होनी चाहिए। सी दिस इन्फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट एज फॉलोज। पहले स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन देखो, रोल नंबर विथ नेम और उसका एज। फिर मैसेज आया इन्फॉर्मेशन ऑफ सेकंड स्टूडेंट एज फॉलोज, फिर उसका सेकंड की इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरीके से अगर आपको मल्टीपल स्टूडेंट मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो इस तरीके से आप वहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट वहाँ पे बना सकते हो। समझ में आया कंसेप्ट, है ना? यस सर। कल के इसमें सिर्फ हमने आज क्या देखा, हाउ टू क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स।
मल्टीपल ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे और उनको वहाँ पे कैसे क्रिएट करेंगे। अब हम इसमें एक कंसेप्ट देखते हैं कि अगर ठीक है 2 थे सर, लेकिन इसमें और ज़्यादा ऑब्जेक्ट रहेंगे तो कैसे करेंगे। तो आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का एरे बना सकते हो, ऑब्जेक्ट का एरे बना सकते हो। जैसे हम नॉर्मल एरे बनाते हैं ना, वैसे ऑब्जेक्ट का एरे बना सकते हो, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसको कहते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मतलब ऑब्जेक्ट्स का एरे। तो अब अगर ये ऑब्जेक्ट्स का एरे बन गया तो अब मुझे बताएंगे आप कि ये ऑब्जेक्ट का जो एरे बना उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। ओके, लेट अस स्टार्ट द न्यू स्ट्रक्चर हियर, इंसर्ट टेबल 5 और ये उसका डेटा। अब यहाँ पे जो बनेगा ना, ये इसका नाम मैंने क्या दिया है, सबका नाम जो है ना ये सिर्फ यस लिखता हुआ भी यहाँ पे, यस ऑफ 5, यस ऑफ 5। तो कितने ऑब्जेक्ट बन गए वहाँ पे, 5 ऑब्जेक्ट बन गए। तो यस ऑफ 0 ये पहला ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि एरे का पहला वैल्यू इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, यस ऑफ 1 है ना, एस ऑफ 2, एस ऑफ 3 एंड एस ऑफ 4। हमें अभी हमारे ऑब्जेक्ट के नियम ये हो गए 0 1 2 3 और ये हम उसमें लगा दिया। तो अभी ये जो डाटा है ना हमारा, ये कंट्रोल C एंड पेस्टिंग ईयर कंट्रोल V। ओके, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, ऐसे 5 ऑब्जेक्ट वहाँ पे बन जाएंगे गाइस। ठीक है, अभी ये मैं हटा देता हूँ इनको। ये हो गया आपका एरे ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट। कितने ऑब्जेक्ट बनाए मैंने, 5 ऑब्जेक्ट बनाए। पहला ऑब्जेक्ट का नाम 0 यस ऑफ 0, रीड करते टाइम ऐसा रीड करो, एस ऑफ 0 बराबर। दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम यस ऑफ 1, एस ऑफ 1। तीसरे ऑब्जेक्ट का नाम S of 1 तीसरे ऑब्जेक्ट का नाम two, एस ऑफ 2, एस ऑफ 3, एस ऑफ yes of 4 3 बराबर। yes हाँ, और देखिए अभी हर एक के लिए डाटा अपना अपना सेपरेट है। एस ऑफ 0 के लिए भी ये मेमोरी सेपरेट रहेंगी, एस ऑफ 1 के लिए भी। क्लास एक बार डिजाइन हुआ है, बट अभी उसके लिए 5 उसकी कॉपी बनेंगी। कितनी कॉपी बनेंगी, 5 कॉपी बनेंगी। अब ये प्रोग्राम हम देखते हैं वहाँ पे कि किस तरीके से वहाँ पे वो काम कर सकता है। अभी ये जो है ना, मैं पूरा हटा देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, यूजिंग लूप हम सबकी इंफॉर्मेशन रीड करेंगे। पहले यहाँ पे देते हैं हम cout/n एंटर इंफॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट्स। ओके, और फिर अभी यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फॉर लूप, क्योंकि सेपरेट में 5 टाइम गेट इन्फो को कॉल नहीं करूँगा, क्योंकि ये फंक्शन मुझे अभी 5 टाइम कॉल करना है। बट मैं क्या करूँगा, इंस्टेड ऑफ दिस इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, ओके, एंड i++, और इसके अंदर मैं अभी यहाँ पे वो फंक्शन कॉल कर दूंगा cout/n एंटर इंफॉर्मेशन फॉर आई स्टूडेंट, फॉर आई स्टूडेंट। अभी i क्यों लिखा, क्योंकि फर्स्ट टाइम 0 आएगा। अभी मुझे यहाँ पे i+1 लिखना पड़ेगा, i+1। अभी ये क्यों लिखा, ये थोड़ा लॉजिक है, आप लगाएंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, स्टूडेंट। ओके, नाउ अभी क्या क्या इन्फॉर्मेशन रीड करनी थी, उसके लिए अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले एस ऑफ 0 सॉरी एस ऑफ i डॉट गेट इन्फो लाइक दिस। अभी ये हो गया पाँचों के पाँचों इन्फॉर्मेशन रीड, सभी की इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पे रीड हो जाएंगी, पाँचों की पाँचों इन्फॉर्मेशन रीड हो जाएंगी। कैसे, क्योंकि ये लूप में हो गया अभी ये, तो ये लूप कितनी बार घूमेगा, 5 टाइम्स घूमेगा। और गेट इन्फो फंक्शन कितनी बार कॉल होगा, 5 टाइम्स कॉल होगा। और हर टाइम अभी 5 times आई की वैल्यू बदलेंगी। फर्स्ट टाइम 0 रहेगी तो आपके लॉजिक के हिसाब से बराबर पहले ऑब्जेक्ट का इन्फॉर्मेशन आएगा, फिर सेकंड टाइम ये 1 होगी तो आपके लॉजिक के हिसाब से बराबर दूसरे की इन्फॉर्मेशन आएंगी। थर्ड टाइम ये 2 होगी बराबर ऐसे, फिर 2 3 4, तो 1 बाय 1 सबके लिए बराबर डाटा रीड हो जाएगा एक ही केस में डायरेक्टली। सो दिस इज कंसेप्ट नोन एज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दिस इज कंसेप्ट नोन एज एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब उसी तरीके से इंफॉर्मेशन भी प्रिंट करेंगे, तो cout/n स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन एज फॉलोज। स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन भी प्रिंट कर देंगे, किस तरीके से हमने उसको यूज़ किया। तो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन एज फॉलोज, ये जो लूप है उसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, और यहाँ पे हम सिर्फ मैसेज बदल देंगे, इंफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, और वो इसमें डिस्प्ले कॉल कर देते हैं बस, बराबर लाइक दिस।
ओके, अब ये हो गया प्रोग्राम आपका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें आपको अगर 100 बच्चों की भी इंफॉर्मेशन रीड करनी रही तो कहाँ पे चेंज करोगे? एक ही चेंज करना है, फास्ट। वो 5 के जगह पे हाँ, जहाँ जहाँ 5 लिखा है वहाँ पे 100 लिख दो, बस दैट्स इट। जहाँ जहाँ 5 है वहाँ 100 लिख दो, हो गए आपके 100 बच्चों की इंफॉर्मेशन रीड और प्रिंट। सो दैट इज द लॉजिक, दैट इज द एडवांटेज ऑफ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। सो आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट नाउ इट। समथिंग इज प्रॉब्लम इन फंक्शन इंटीजर मेन बिफोर फॉर। हाँ, यहाँ पे सेमीकोलन से हो सेमीकोलन छूट गया, करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एंटर इन्फॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट्स, फिर अगेन मैसेज आया एंटर इन्फॉर्मेशन फॉर फर्स्ट स्टूडेंट। अब एंटर योर रोल नंबर, ये पहले का रोल नंबर दिया, ये पहले का नाम दिया, ये पहले का एज दिया। वो दूसरे के लिए पूछेगा सीधी एंटर इन्फॉर्मेशन फॉर सेकंड स्टूडेंट, है ना। इसके लिए शॉर्टकट नहीं है, लेकिन ना इन्फॉर्मेशन सबकी डालनी पड़ेंगी आपको, है ना, नहीं तो इसके लिए भी शॉर्टकट पूछेगी। 20, दूसरे का रोल नंबर 20 दिया, दूसरे का नाम दिया कुणाल, और फिर यहाँ पे दिया उसका एज सपोज 21। तीसरे की इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है सीधी। अब तीसरे की इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं सपोज 34, नेम दिया सपोज पल्लवी, ओके, और उसका एज दिया 20। चौथे की इन्फॉर्मेशन 45, नेम दिया सपोज दीपाली, और फिर एज दिया 32, ओके। एंटर इन्फॉर्मेशन फॉर 5 स्टूडेंट, अब ये आखिरी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है, रोल नंबर दिया 56, नाम दिया सपोज कल्याणी, और एज दिया सपोज 25। हो गए पाँचों की इन्फॉर्मेशन। अब हम जैसे ही एंटर करूंगा वो पाँचों की इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। सी दिस स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन एज फॉलोज, पहले की इन्फॉर्मेशन ये रही, दूसरे की ये रही, तीसरे की ये रही, चौथे की ये रही, और पाँचवें की ये रही। दैट्स इट। तो इस तरीके से आप मल्टीपल स्टूडेंट्स को हैंडल कर सकते हो। एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। कंसेप्ट क्लियर है गाइस?